हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की 6th चैप्टर के अध्ययन करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक जितने भी फार्मूले हैं उनका अध्ययन करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि फार्मूले क्या होते हैं। अगर आपको फार्मूले याद होते हैं तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक जितने भी फार्मूले हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्लास 10th। दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मैथ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर का अध्ययन करके, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 1 का नाम है कि नंबर्स यानी संख्याएं क्या होती हैं। क्या बात करने वाले हैं? 1 चैप्टर का नाम होता है संख्याएं, यानी नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों नंबर जितने भी टाइप के होते हैं नंबर का हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर में कौन कौन से फार्मूले रहने वाले हैं, तो नंबर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। नंबर में हम लोग सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, इनके बारे में सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कटती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और हम लोग अगर बात करते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जिसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं जो 2 से नहीं कटती है। सम संख्या का मतलब होता है 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाने वाली है। अगर हम लोग इसी में बात करने वाले कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या दोस्तों होता है क्या? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये क्या कहलाने वाली है? ये विषम संख्याएं कहलाने वाली हैं। इसी में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या डालने वाले हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहने वाले हैं। तो अभाज्य संख्या क्या लिखने वाले हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। जो संख्या सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होगा और वो संख्या स्वयं से कटेगी, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहने वाले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या के बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी संख्या की, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या कहने वाले हैं? जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहने वाले हैं। तो परिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिसे क्या करें, p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2/3 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, √25 लिख सकते हैं। ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाने वाली हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। तो सम संख्या जो 2 से कटती है उसे सम संख्या, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती उसे विषम संख्या, अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या, और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलने वाले हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या सीखने वाले हैं। एक होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्या होने वाला है दोस्तों? अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहने वाले हैं। अगर जैसे हम लोग बात करते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 81 हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे √-25 क्या है दोस्तों? ये एक अपरिमेय संख्या रहने वाली है। तो ये अपरिमेय संख्या होती है और भी होने वाली है। और पाई क्या है दोस्तों? पाई भी एक अपरिमेय संख्या रहने वाली है। क्या? पाई भी एक अपरिमेय संख्या रहने वाली है। दोस्तों अब हम लोग एक इसमें फार्मूला सीखते हैं। क्या फार्मूला सीखने वाले हैं? पहली संख्या क्या सीखने वाले हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? बराबर होता है लासा, और गुणे क्या होता है? गुणे होता है मासा। लासा गुणे क्या होता है दोस्तों? लासा गुणे मासा होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये क्या होता है? ये भी एक फार्मूला होने वाला है। अगर दोस्तों हम लोगों ने इसमें से कुछ चीजें अगर पक्षांतर करके निकालेंगे तो क्या रहने वाला है? अगर हम लोग पहली संख्या बराबर निकालने वाले हैं तो दूसरी संख्या नीचे चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप ये वाला फार्मूला याद करेंगे, इसी फार्मूले से सभी फार्मूले को हम लोग याद करने वाले हैं। तो अगर आपसे पहली संख्या पूछा जाएगा तो लासा क्या लिखने वाले हैं? लासा एक हम आपको पक्षांतर करके बताए दे रहे हैं। लासा गुणे क्या होता है?
मासा और बटे क्या होता है दोस्तों, बटे होता है दूसरी संख्या। क्या रहने वाला है, बटे होने वाला है दूसरी संख्या, ये फार्मूला रहने वाला है। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछेगा तो आप उधर पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। अगर आपसे लासा बराबर पूछा जाएगा तो मासा कहाँ आ जाएगा, मासा नीचे आने वाला है। एक हम लोग लासा का सीखने वाले हैं। लासा बराबर क्या रहने वाला है, लासा बराबर हम लोग लिखने वाले हैं पहली संख्या। क्या लिखने वाले हैं, पहली संख्या, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे हो जाएगा दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, और बटे क्या रहने वाला है दोस्तों, बटे रहने वाला है। हम लोग सीखेंगे लासा आ गया तो यहाँ बटे में क्या होने वाला है, मासा होने वाला है। आप लोग ऐसे ही पक्षांतर करके फार्मूले को निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर का देखने वाले हैं अध्ययन। चैप्टर का नाम है दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या बात करने वाले हैं, द्विघात समीकरण क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग हेडिंग डालेंगे कि द्विघात समीकरण के कितने भी फार्मूले रहने वाले हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का अध्ययन करने के लिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का अध्ययन अगर हम लोग करेंगे तो द्विघात समीकरण में क्या क्या होने वाला है। तो द्विघात समीकरण का अगर दोस्तों हम लोग मानक समीकरण देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, मानक समीकरण देखने वाले हैं। तो मानक समीकरण क्या रहने वाला है, द्विघात समीकरण का अगर मानक समीकरण की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ax² होता है प्लस का bx होता है प्लस का c बराबर क्या रहता है, प्लस का c बराबर 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्लस का c बराबर 0 रहने वाला है। अगर दोस्तों हम लोग इसके आगे बात करते हैं तो इसमें होता है दोस्तों क्या, विविध कर d बराबर क्या रहने वाला है, क्या विविध कर d बराबर क्या रहने वाला है। तो d बराबर होता है दोस्तों b² माइनस का 4ac। क्या रहता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। इसी में दोस्तों एक फार्मूला और होता है सीरीधराचार्य फार्मूला। सीरीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, जिसका फैक्टर नहीं होता है उसका फैक्टर हम लोग सीरीधराचार्य के माध्यम से करते हैं। तो सीरीधराचार्य फार्मूला होता है x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान का क्या रहने वाला है दोस्तों, अपान का 2a रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बात करने वाले हैं, एक फार्मूला और होता है, यदि आपको a हो गया, b हो गया, c हो गया या any1 x हो गया का मान निकालने के लिए आपसे आएगा, तब आप कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों ये फार्मूला लगाइएगा, b² बराबर का क्या होता है दोस्तों, 4ac होता है। इसमें आपसे कहेगा कि मूल बराबर होंगे तो आप ये वाला फार्मूला जरूर लगाइएगा। आगे हम लोग, ये दोस्तों चैप्टर हो गया द्विघात समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है बहुपद, क्या होता है। क्या हेडिंग डालने वाले हैं, अगले चैप्टर का अगर हम लोग नाम डालते हैं तो ये क्या रहने वाला है, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद से अगर दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो बहुपद में दोस्तों बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनका अध्ययन हम लोग अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो बहुपद में दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं क्या, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण। दोस्तों जो द्विघात समीकरण का समीकरण होता है वही क्या होता है, मानक समीकरण कहलाने वाला है। तो अगर हम लोग लिखेंगे क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर हम लोग इसमें से दोस्तों क्या बात करने वाले हैं, अल्फा प्लस का बीटा निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का b/a रहने वाला है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालने वाले हैं तो क्या रहने वाला है, c/a रहने वाला। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये होता है द्विघात का मानक समीकरण। अगर हम लोग बहुपद में क्या लिखने वाले हैं, समीकरण क्या होता है, बहुपद का समीकरण। क्या हेडिंग डालने वाले हैं, बहुपद का अगर हम लोग समीकरण हेडिंग डालेंगे तो बहुपद का समीकरण क्या रहने वाला है। तो बहुपद का समीकरण क्या रहने वाला है, बहुपद का समीकरण की बात करते हैं तो x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, 0। ये होता है बहुपद का समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ये होता है दोस्तों द्विघात के बारे में जानकारी। हम लोग अब इसके आगे देखने वाले हैं त्रिघात के बारे में जानकारी लिखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिघात समीकरण का मानक समीकरण। क्या बात करने वाले हैं, त्रिघात का मानक समीकरण क्या होता है। अगर हम लोग त्रिघात का मानक समीकरण लिखेंगे तो क्या रहने वाला है, त्रिघात का मानक समीकरण। त्रिघात में कहां से स्टार्ट होने वाला है, त्रिघात में 3 से स्टार्ट होने वाला है।
तो हम लोग दोस्तों अगर 3 से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx और प्लस का d बराबर 0 रहने वाला है। ये त्रिघात का मानक समीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, यह त्रिघात का मानक समीकरण रहने वाला है। अगर दोस्तों त्रिघात का मानक समीकरण आ गया, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b बटे a रहने वाला है। फिर दो मूल के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बराबर क्या रहने वाला है, c बटे a रहने वाला है। फिर तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या रहने वाला है, माइनस का d बटे a रहने वाला है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि त्रिघात का समीकरण क्या होता है, क्या बात करने वाले हैं, त्रिघात का समीकरण क्या होता है। तो त्रिघात के अगर समीकरण के बारे में बात करेंगे तो समीकरण लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा यक्स स्क्वायर और प्लस का अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा और क्या हो जाएगा यक्स और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। ये त्रिघात का क्या होता है दोस्तों, ये होता है त्रिघात का समीकरण होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण। क्या हेडिंग डालने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग डालने वाले हैं हेडिंग दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इससे क्या रहने वाला है, तो इसी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से, यदि आपको किसी चीज का फार्मूला याद रहता है तो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे हम लोग अगर दो चर का रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो कैसे इसको लिखने वाले हैं। दो चर का अगर रैखिक समीकरण में दोस्तों तीन होते हैं। एक होता है दोस्तों मानक समीकरण, क्या रहने वाला है, दो चर का मानक समीकरण क्या रहने वाला है। तो दो चर का मानक समीकरण a1x और प्लस का b1y और प्लस का c1 बराबर क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। दूसरा होता है a2x और प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर क्या रहने वाला है, 0। इससे दोस्तों तीन फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं, इसी से तीन फार्मूले बनते हैं। हम लोग पहले फार्मूले को लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, a1 अपान का a2 बराबर का b1 अपान का b2 बराबर का c1 अपान का c2। आगे हम लोग बात करने वाले हैं a1 अपान का a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे a1 अपान का a2 बराबर का b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2। अब हम लोग इसकी थ्योरी लिखने वाले हैं। पहले वाले के कितने हल होने वाले हैं, अनेक हल होने वाले हैं। कितने, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब ये कंडीशन दिया जाएगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला, अनेक हल होंगे जब दिया जाएगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a1 अपान a2 बराबर का b1 अपान b2 बराबर का c1 अपान का c2 करने वाले हैं। अगर दूसरा फार्मूला दिया जाएगा तो इसको लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2 अगर दिया जाएगा तो अद्वितीय हल होने वाले हैं। अगर तीसरा दिया जाएगा a1 अपान का a2 बराबर b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2, तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। ये क्या रहने वाला है, ये आपका फार्मूला रहने वाला है। कोई हल नहीं होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अनेक हल के लिए पहला, अद्वितीय हल के लिए दूसरा, और कोई हल नहीं है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं तो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो लिखेंगे दोस्तों क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में कितने फार्मूले रहने वाले हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले रहने वाला है चतुर्थांश। क्या रहने वाला है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं चतुर्थांश क्या होता है। इस चतुर्थांश के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलने वाले हैं।
क्या बोलने वाले हैं, इसको x अक्ष बोलने वाले हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है y अक्ष यानी y एक्सिस है। ये क्या होता है, x डैश अक्ष यानी x डैश एक्सिस होने वाला है। ये क्या रहने वाला है, y डैश एक्सिस रहने वाले हैं, ये y डैश अक्ष रहने वाला है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, 0, 0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक रहने वाले हैं। अगर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या रहने वाला है, तो x अक्ष के इसके पहले ये क्या होता है दोस्तों, प्लस कामा प्लस रहने वाला है। ये क्या होता है दोस्तों, माइनस कामा प्लस रहने वाला है। ये क्या होता है, माइनस कामा माइनस रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है, प्लस कामा माइनस रहने वाला है। ये क्या हम लोग लिखे हैं, हमेशा दोस्तों पहले x अक्ष होता है, बाद में y अक्ष होता है। क्या दोस्तों, पहले x अक्ष होता है और बाद में क्या होता है, बाद में y अक्ष होता है। इसी के अनुसार हम लोग क्वाड्रेंट को अच्छे तरीके से सिद्ध कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग इसमें इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलने वाले हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलने वाले हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। आगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बात करने वाले हैं कुछ फार्मूले की। तो फार्मूले जो दोस्तों दिए गए हैं, हम लोग उन्हीं फार्मूलों को अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला फार्मूला है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या बात करने वाले हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहने वाली है, बीच की दूरी क्या होती है, पहले हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम लोग दो बिंदु मानने वाले हैं तो हम लोग मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये एक लाइन है और लाइन में दोस्तों दो बिंदु मानना है। एक बिंदु यहाँ मान लिए और एक बिंदु यहाँ मान लिए। इसके निर्देशांक x1, y1 हो गए हैं और इसके निर्देशांक x2, y2 हो गए हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये d से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का क्या रहने वाला है, होल स्क्वायर रहने वाला। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अगर फार्मूले की बात करते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक की अगर हम लोग बात करते हैं क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है और हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसको मानने वाले हैं x1, y1 और इसको क्या मानने वाले हैं, x2, y2 मानने वाले हैं। अगर हम लोग दोस्तों इनके बीचों बीच में एक मध्य बिंदु दे दिया जाएगा x, y, तो इसके निर्देशांक क्या रहने वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर का x1 प्लस का x2 अपान का 2 और y बराबर क्या रहने वाला है, y1 प्लस का y2 अपान का 2 रहने वाला है। ये क्या दोस्तों, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक रहने वाले हैं। आगे भी दोस्तों हम लोग आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। आगे हम लोग फार्मूला नंबर तीसरा लिखने वाले हैं। क्या होता है फार्मूला नंबर तीसरा, अगला हम लोग लिखेंगे केंद्रक के निर्देशांक क्या रहने वाले हैं। क्या हेडिंग डालने वाले हैं, केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं। तो केंद्रक के अगर हम लोग निर्देशांक के बारे में बात करने वाले हैं तो क्या होता है केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, अगर हम लोग कोई एक क्या बनाने वाले हैं, ट्रायंगल बनाने वाले हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए ये कोई क्या है दोस्तों, ये आपका ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, अगर आपका ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ इसका मिड पॉइंट दिया गया है और ये पॉइंट हो गया x1, y1, ये क्या हो गया x2, y2 हो गया और ये क्या हो गया x3, y3 हो गया। तब आप कैसे फार्मूले को सिद्ध करने वाले हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 और प्लस का x3 अपान का क्या हो जाएगा, अपान का 3 हो जाएगा। वहां 2 था तो 2 होता था, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपान का क्या हो जाएगा, अपान का 3 होने वाला है। ये क्या है दोस्तों, ये केंद्रक के निर्देशांक रहने वाला है। दोस्तों दो फार्मूले इसमें और रहने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए एक होता है दोस्तों अंतः विभाजन के निर्देशांक। क्या, अंतः विभाजन के निर्देशांक। अगर हम लोग अंतः विभाजन के निर्देशांक के बारे में बात करने वाले हैं तो क्या होता है अंतः विभाजन का
निर्देशांक। तो अंतः विभाजन का निर्देशांक होता है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा सेक लेते हैं उसके बाद बनाने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों क्या, ये हो गया एक लाइन है और इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x1 y1 लिखने वाले हैं और यहाँ क्या लिखने वाले हैं, x2 y2 लिखने वाले हैं। और दोस्तों अगर कोई ये मिड पॉइंट है, ये हो गया x, y और ये रेशियो हो गया m, ये रेशियो हो गया n, तब आप अंतः विभाजन के निर्देशांक x बराबर क्या लिखने वाले हैं, mx2 प्लस का nx1 अपान का क्या लिखने वाले हैं, m प्लस का n लिखने वाले हैं और y बराबर क्या लिखने वाले हैं, my2 प्लस का ny1 अपान का m प्लस का n करने वाले हैं। इसमें x लेना है और इसमें क्या करना है, इसमें y लेना है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसी में एक फार्मूला और होता है, y विभाजन के निर्देशांक क्या रहने वाले हैं। y विभाजन के निर्देशांक अगर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या होता है y विभाजन के निर्देशांक। तो y विभाजन के निर्देशांक में x बराबर क्या होता है, सब कुछ वही होता है दोस्तों, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे यहाँ और यहाँ दोनों जगह, mx2 माइनस का nx1 और बटे क्या हो जाएगा, m माइनस का n। यहाँ दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, my2 माइनस का ny1 बटे m माइनस का क्या हो जाएगा, n। ये इतने फार्मूले होते हैं दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में। लास्ट दोस्तों हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं, एक चैप्टर और बात करते हैं, उसका हम लोग लिखने वाले हैं समांतर श्रेणी। क्या होता है समांतर श्रेणी के फार्मूले। समांतर श्रेणी में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी में दोस्तों पहला फार्मूला होता है a-नवा पद, या इसी को हम लोग t-नवा पद कहते हैं, या इसी को हम लोग n-वा पद बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, n-वा पद। तो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम इन फार्मूले के जो संकेत हैं किससे क्या प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम लोग लिखने वाले हैं, अभी आप परेशान नहीं होइएगा। हम लोग अगर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं L बराबर क्या होता है, अगर अंतिम पद दिया जाएगा तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी भी यही फार्मूला होता है। अगर हम लोग बात करते हैं अंत से nवा पद, क्या बात करने वाले हैं, अंत से nवा पद अगर आपसे पूछा जाएगा तब फार्मूला क्या लिखने वाले हैं, L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी करने वाले हैं। ये क्या हो गया। और दोस्तों पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू क्या होने वाला है, d होने वाला है। क्या होने वाला है, इंटू आपका क्या रहने वाला है, इंटू आपका d रहने वाला है। ये फार्मूला हो गया। एक Sn बराबर और होता है n/2 और अंतिम पद जब दिया जाएगा तब क्या लगाने वाले हैं, a प्लस का n/2 a प्लस का n, ये रहने वाला है। दोस्तों एक लास्ट फार्मूला हम लोग लिखेंगे t2 माइनस का t1 बराबर का t3 माइनस का t2 करने वाले हैं। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कौन सा पद क्या रहने वाला है। अगर हम लोग a की बात करते हैं तो a क्या होता है दोस्तों, a होता है आपका प्रथम पद। क्या रहने वाला है, प्रथम पद। अगर हम लोग d की बात करते हैं तो d क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर होता है। क्या होता है, d होता है सार्वंतर। d बराबर क्या होता है, t2 माइनस का t1 बराबर का क्या होता है, t3 माइनस का t2। यानी हम लोग एक एक संख्या माइनस करते चले जाएंगे तब आपका क्या निकलने वाला है, सार्वंतर निकलने वाला है। अगर हम लोग n की बात करते हैं तो n क्या होता है, पदों की संख्या। क्या रहने वाला है, पदों की संख्या क्या रहने वाला है, पदों की संख्या n रहने वाला है। अगर हम लोग और क्या बात करते हैं, l बराबर, तो l क्या होता है दोस्तों, l होता है आपका अंतिम पद। क्या रहने वाला है, l होता है आपका अंतिम पद, l रहने वाला है। अब दोस्तों हम लोग और बात करने वाले हैं दोस्तों, ये सभी क्या जितने भी संकेत थे मैंने आपको बता दिया और आपके सामने ये फार्मूले हो गए। तो दोस्तों अभी तक हमने कितने चैप्टर के फार्मूले पढ़ लिए। पहला दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर संख्या यानी नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था, संख्याओं के बारे में तो हम लोगों ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं संख्याओं के बारे में और आगे अध्ययन किए थे। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि द्विघात का समीकरण। ये चैप्टर नंबर क्या रहने वाला है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहने वाला है। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन किए थे, चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। आगे हम लोग अगर बात करने वाले हैं ये उसी का दोस्तों है, ये चैप्टर नंबर क्या रहने वाला है, ये चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ये चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं
यह चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति दोस्तों क्या रहने वाला है? चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं, ये चैप्टर नंबर दोस्तों 5 के ही अंतर्गत आने वाला है। एंड लास्ट में दोस्तों ये क्या रहने वाला है? ये आपका चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? ये आपके स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। तो हमने बोला था कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 के सभी फार्मूले का रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उनको लिखेंगे। अगर आपको दोस्तों ऐसी पढ़ाई करनी है और दोस्तों मैथ वाला इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना है, जहां दोस्तों प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ मैथ का मटेरियल, हिंदी का मटेरियल, साइंस का मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।